हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए करमबीर लठवाल नाउ द टैक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 17/2020 जो कि 29 सितंबर 2020 को इशू किया है उसके बारे में। उसमें उन्होंने क्या बताया है और किस किस सेक्शन के बारे में वो सर्कुलर इशू हुआ है। तो चलिएगा अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो ये सर्कुलर है 17/2020 जो कि 29 सितंबर 2020 का है, इसमें उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं किस सेक्शन के बारे में, 194 ओ और 206 सी 1H के बारे में। मैं पहले आपको बता दूं कि 194 ओ और 206 सी 1H जो कि 1 अक्टूबर 2020 से अप्लीकेबल होने वाले हैं। 194 ओ जो सेक्शन है ये टीडीएस से बिलोंग करता है और 206 जो सेक्शन है ये टीसीएस से बिलोंग करता है। यानी कि ये दोनों अपने आप में नेचर में एक अलग है। इस 194 ओ के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना है और 206 सी 1H के अंदर टीसीएस कलेक्ट करना है बायर के द्वारा, टीसीएस कलेक्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें बताया कि गाइडलाइंस दी हैं गवर्नमेंट ने। वो गाइडलाइंस क्या हैं, चलिएगा हम वो देखते हैं पहले कि फाइनेंशियल एक्ट 2020 के द्वारा 100 सबसे पहला जो पैरा नंबर 1 है उसके अंदर ये बताया कि उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा एक सेक्शन 194 ओ इंसर्ट किया गया, जिसके तहत हर किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर को 1% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करना है। कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है या फिर अमेज़ोन है। ये जो कॉमर्स ऑपरेटर हैं इनके थ्रू यदि कोई व्यक्ति सेल ऑफ गुड्स करता है या सेल ऑफ सर्विस करता है या बोथ करता है और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन डिजिटल रूप में, तो इन्हें 1% जो भी अमाउंट ये उसको पे करते हैं उस पर 1% टीडीएस कलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो सेकंड पैरा है उसके अंदर इन्होंने बताया कि सेक्शन 206 सी 1H क्या है। 206 सी 1H जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होगा, यह है उस सेलर के द्वारा टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा उस बायर का जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। और बायर कौन होगा, बायर वह होगा जिसका लास्ट ईयर के अंदर ग्रोस टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है। 206 1H के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक हमने इस वीडियो के साथ में लिंक के साथ अटैच किया है। आप उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए उस वीडियो से गो थ्रू हो सकते हो। इस सेक्शन के अंतर्गत 0.1% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा सेलर के द्वारा और ड्यू टू कोविड की वजह से ये 0.075% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अब इन दोनों सेक्शनों के अंदर कुछ डिफ़िकल्टियाँ थी ऑपरेशन के दौरान, यानी कि इनको कब कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा, कब कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसी के बारे में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं। तो सबसे पहली डिफ़िकल्टी है कि अप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजैक्शन कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंज। इसमें क्या डिफ़िकल्टी थी, इसमें देखते हैं कि क्या डिफ़िकल्टी थी। इट हैज़ बीन represented that there are practical difficulties in implementation the provision of income tax डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि टीडीएस डिडक्ट करने में और टीसीएस कलेक्ट करने में कुछ इसमें डिफ़िकल्टीज थी। इसमें डिफ़िकल्टी थी इनके अंदर जो 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर के बीच में नहीं होता। ये जो ट्रांजैक्शन होती हैं ये सर्टेन एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कोऑपरेटर के बीच में ये ट्रांजैक्शन होती हैं। इन दोनों के बीच में कोई 1-to-1 कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसलिए इनको परेशानी थी कि ये 194 ओ के अंदर टीडीएस कब कलेक्ट करना होगा और 206 सी 1H के तहत टीसीएस कब कलेक्ट करना होगा। तो इसमें गवर्नमेंट ने बताया कि किन किन केस के अंतर्गत ये दोनों सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी कि इनकी डिफ़िकल्टी रिमूव कर दी। इन्होंने 2 ट्रांजैक्शन बताए कि कब कब ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होंगे। फर्स्ट कि जो ट्रांजैक्शन होती है उन दोनों के बीच में, सर्टेन एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी एंड कमोडिटीज़ विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और क्लियर्ड एंड सेटल्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक क्लियरिंग
कॉरपोरेशन इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉरपोरेशन लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन किसी भी सिक्योरिटी की सेल परचेज की या किसी कमोडिटी की सेल परचेज की जो ट्रांजैक्शन किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगी और वो किसी रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा की जाएगी, तो उस केस में इन दोनों में से कोई भी सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, जो कि एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट होता है, जो ट्रेड किया जाएगा थ्रू पावर एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन 21 ऑफ द CERC के तहत जो रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज, उसके थ्रू अगर ये सर्टिफिकेट ट्रेड किया जाएगा तो उस केस में भी ये दोनों में से कोई भी सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद एक डिफ़िकल्टी होती थी जो पेमेंट गेटवे के थ्रू काम करते हैं। अब पेमेंट गेटवे के थ्रू काम करने में क्या होता है कि सबसे पहले पेमेंट गेटवे की जो एजेंसी है उसके पास जाती है, उसके बाद पेमेंट जाएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास, और उसके बाद पेमेंट जाएगी एंड यूज़र के पास, जिसके पास भी वो पेमेंट जानी होती है। तो इस केस में जो TDS डिडक्ट करना होता है वो कौन करेगा? यानी कि इस केस में दो कॉमर्स ऑपरेटर हो गए। नंबर फर्स्ट गेटवे पेमेंट गेटवे एजेंसी, और नंबर सेकंड जो डिजिटल जिसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हम कह सकते हैं, वो इसमें कौन सा या दोनों TDS डिडक्ट करेंगे या फिर एक TDS डिडक्ट करेगा? तो इस केस में उन्होंने बताया कि कोई भी एक, यदि पेमेंट गेटवे ऑपरेटर जो है वो TDS डिडक्ट कर लेता है तो बाद में दूसरा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे फ्लिपकार्ट है उसको TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर उन्होंने बताया XYZ और ABC हैं। पहले जो XYZ है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की वेबसाइट है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है वो ABC के द्वारा, जैसे हम फ्लिपकार्ट का नाम ले रहे थे, उसके द्वारा करवाया गया है। तो इन्होंने एक डिफ़िकल्टी रिमूव कर दी इस केस में भी। उन्होंने बताया कि यदि XYZ TDS डिडक्ट कर लेता है तो ABC को TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है, वो इससे बाहर है। उसके बाद थर्ड जो डिफ़िकल्टी है, अप्लीकेबिलिटी ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट एंड इंश्योरेंस एग्रीगेटर। इस केस में क्या डिफ़िकल्टी थी? जो इट हैज़ बीन इंश्योरेंस एजेंट और एग्रीगेटर के द्वारा रिप्रेजेंटेशन दी गई कि उनके केस में उनकी इंश्योरेंस एजेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वो क्या करते हैं कि वो जो इन्वॉल्वमेंट होती है जो इंश्योरेंस कंपनी और बायर के बीच में होती है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी बहुत सारे केसों में, दैट इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर इन मैनी केस have no involvement in transaction between insurance company and the buyer of the subsequent year. It has been represented that in subsequent year the liability to deduct tax may arise on the insurance agent or insurance aggregator even if the transaction has been completed directly with the insurance company. This may result into hardship for the इंश्योरेंस एजेंट एंड इंश्योरेंस एग्रीगेटर। यानी कि जो इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एग्रीगेटर है वो ऑनलाइन जो हम पॉलिसी परचेज करते हैं ये उसके बारे में बात करता है। तो इसमें उनकी डिफ़िकल्टी रिमूव कर दी। उन्होंने क्या डिफ़िकल्टी रिमूव की? इट हैज़ प्रोवाइडेड दैट in year subsequent to the first year if the insurance agent or insurance aggregator has no involvement in the transaction between insurance company and the buyer of insurance policy, he would not be liable to deduct TDS under section 194 of the एक्ट। यानी कि जो इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस एग्रीगेटर है, जो ऑनलाइन ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जो पॉलिसी प्रोवाइड करवाते हैं, जिस हम ऑनलाइन जैसे policybazaar.com है या एनी अदर इसी तरीके से बहुत सारे ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उन्हें इस केस में TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन बाद के ईयर में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जो कमीशन प्रोवाइड करेंगे उनको उस पर TDS डिडक्ट करेगी। उसके बाद एक और बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि जो सेक्शन 194 ओ और सेक्शन 206C1H के तहत जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है 194 ओ में इंडिविजुअल और HUF के केस में, केवल इंडिविजुअल और HUF के केस में 5 लाख रुपए तक की थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर वो 5 लाख रुपए तक काम किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी इंडिविजुअल को पेमेंट करता है या HUF को पेमेंट करता है तो उस पर TDS डिडक्ट नहीं करना। और
206C1H में 50 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर 50,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन हम किसी से के साथ करते हैं या 50 लाख रुपए तक की कोई पेमेंट हम रिसीव करते हैं तो उस केस में भी TCS कलेक्ट नहीं करना। तो इन दोनों केसों में इन्होंने ये कन्फ्यूज़न ये था कि जो 5 लाख और 50 लाख रुपए की जो लिमिट है वो कब से अप्लीकेबल हो गई, यानी कि वो क्योंकि ये सेक्शन जो है 1 अक्टूबर से अप्लीकेबल है, 1 अक्टूबर 2020 से। तो इनकी जो 5 लाख और 20 लाख रुपए की जो थ्रेश होल्ड है वो 1 अक्टूबर से अप्लीकेबल है या 1 अप्रैल से, यानी कि वोल फाइनेंशियल ईयर से अप्लीकेबल है। तो इन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने कि जो 5 लाख रुपए की जो थ्रेश होल्ड लिमिट है सेक्शन 194O के लिए वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, यानी कि यदि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर ने किसी भी इंडिविजुअल या SUF को 4 लाख रुपए, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 4 लाख रुपए वो पे कर चुके हैं और उसके बाद यदि वो 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करते हैं तो 50,000 रुपये पर, यानी कि टोटल 5.5 लाख रुपए होगा, तो 50,000 रुपये पर उन्होंने TDS डिडक्ट करना होगा। उसके बाद सेक्शन 206(1)H है, इसके अंदर भी यही बताया गया है कि इसके पॉइंट नंबर 2 और 3 के अंदर कि जो 50 लाख रुपए की जो लिमिट है वो 1 अप्रैल से अप्लीकेबल हो गई। यदि कोई सेलर जो है उसने मटेरियल सेल आउट कर चुका है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 40 लाख का, और उसके बाद वो अक्टूबर में 20 लाख का अगर किसी पार्टी को मटेरियल सेल करता है तो उसे 10 लाख पर, यानी कि जो टोटल एग्रीगेट उसका टोटल अमाउंट 60 लाख हो गया इन दोनों को मिला के, तो उसे 10 लाख रुपए पर 0.075 के हिसाब से TDS कलेक्ट करना होगा। उसके बाद 5th एक डिफ़िकल्टी आती थी जो व्हीकल सेल के केस में, यानी कि जो सेक्शन 206C1F है वो भी TCS से रिलेटेड है और सेक्शन 206C है C1H है वो भी TCS, ये दोनों TCS के सेक्शन है। अब 1F क्या कहता है? सेक्शन 1F कहता है कि द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1F ऑफ सेक्शन 206C ऑफ द एक्ट अप्लाई टू सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़, यानी कि जो ये सेक्शन 206(1)F है ये केवल उसी केस में अप्लीकेबल होगा जब व्हीकल की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। और यदि हम सेक्शन 206(1)H को देखते हैं तो उसके अंदर बताया गया है कि जहाँ पर सेक्शन 206(1)F अप्लीकेबल है उस केस में सेक्शन 206(1)H अप्लीकेबल नहीं है। अब कन्फ्यूज़न ये था कि क्या सभी के सभी व्हीकल की जो हम सेल करेंगे जो 5 लाख रुपए से नीचे है तो उस पर तो, क्योंकि सेक्शन 206(1)F अप्लीकेबल नहीं है, ये सेक्शन 206(1)F अप्लीकेबल केवल उन्हीं पे है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी कि जो 10 लाख से कम के जो व्हीकल हैं उन पर क्या सेक्शन 206C1H अप्लीकेबल है या नहीं। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि सेक्शन 206(1)F कब अप्लीकेबल होगा और सेक्शन 206C1H कब अप्लीकेबल होगा। तो उन्होंने बताया कि जो सेक्शन 206C1F है वो केवल तभी अप्लीकेबल होगा जब कोई भी मटेरियल किसी कंज्यूमर को सेल किया, कोई व्हीकल कंज्यूमर को सेल किया जाता है और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। यदि कोई भी माल या कोई भी व्हीकल कंज्यूमर के अलावा मान लो कोई भी कंपनी है और वो किसी डीलर को अपना व्हीकल सेल आउट करती है तो उस केस में सेक्शन 206C1H अप्लीकेबल होगा, सब्जेक्ट टू उसकी जो ग्रोस रिसिप्ट है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो इन ए फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद जो सेक्शन 206(1) जो H है, यदि किसी कंज्यूमर को हम कोई व्हीकल सेल आउट करते हैं और इंडिविजुअली उस व्हीकल की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, लेकिन पूरे साल के अंदर उस कंज्यूमर को, एक व्यक्ति को हमने जो व्हीकल की सेल की वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि 206C1H उस कंज्यूमर के केस में भी अप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके अंदर दो सिचुएशन हम कह सकते हैं कि एक तो सेक्शन 206(1)F की अप्लीकेबिलिटी कब है, जब व्हीकल कंज्यूमर को सेल किया जाता है और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। अदरवाइज 206C1H अप्लीकेबल होगा सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड लिमिट। उसके बाद एक 6th जो कि एक डिफ़िकल्टी थी, यानी कि आफ्टर सेल हम कोई भी आप एडजस्टमेंट करते हैं क्या उसका इफ़ेक्ट
सेक्शन 206C(1)(h) पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो एडजस्टमेंट एंट्री है, इट इज़ hereby clarified that no adjustment on account of sale returns, discount, indirect tax including GST is required to be made for collection of tax under subsection 1H of section 206C of the Act, since the collection is made with reference to receipt of amount of sale कंसिडरेशन। यानी कि जितनी भी सेल कंसिडरेशन होगी हमारी सेल के अगेंस्ट, उसी पर हमने सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 206C के तहत TCS कलेक्ट करना होगा। उसके बाद एक और डिफ़िकल्टी थी, जो हमारे एयरपोर्ट पर जो भी जो NRI एयरलाइंस इंडिया के जो इंडियन एयरपोर्ट पर जो भी जहाज आते हैं, उसके अंदर जो फ्यूल उनको सेल आउट किया जाता है, तो क्या उस पर ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इसमें भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। क्या क्लैरिटी दी उन्होंने कि इट इज़ रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई इफ़ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1H ऑफ द सेक्शन 206H ऑफ द एक्ट सेल अप्लाई ऑन फ्यूल सप्लाई टू नॉन रेजिडेंट्स एयरलाइन एट एयरपोर्ट इन इंडिया। To remove difficulty, it is provided that the provision of subsection 1H of section 206C of the Act shall not apply on the sale consideration received for fuel supply to NRI airlines at airport in India। तो ये सभी कुछ था इस सर्कुलर के अंतर्गत जो बताया गया। यानी कि सर्कुलर में जो भी डिफ़िकल्टियाँ थी सेक्शन 194O और सेक्शन 206(1H) को की एप्लीकेशन के संबंध में, वो गवर्नमेंट ने उनको रिमूव कर दिया गया है। और इस सर्कुलर को हमने अपने अटैचमेंट में वीडियो के नीचे अटैच कर दिया गया। अगर आप इसको डाउनलोड कर इससे गो थ्रू होना चाहें तो हो सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।